2009 में जब Assassin's Creed 2 लॉन्च किया गया तो उसे चलाने के लिए कांस्टेंट इंटरनेट लाजमी करार दिया गया। तो यूबीआई सॉफ्ट को लगा कि उन्होंने आखिरकार एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। एक ऐसा सिस्टम जिन पर इनका पूरा यकीन था कि दुनिया में कभी भी कोई इसे नहीं तोड़ सकेगा। और वो सिस्टम सिर्फ 9 दिन ही चला और अरबों डॉलर की मेहनत सिर्फ 9 दिन में नाकाम हो गई। सवाल यह है कि कैसे किसी गेम को ब्रेक किया जाता है। किसी भी गेम को क्रैक करना ऐसे ही है जैसे आप किसी क्लब में बाउंसर से बच कर अंदर दाखिल हो जाए। इसके लिए आपके पास या तो ओरिजिनल वीआईपी पास मौजूद हो या फिर आप एक ऐसा वीआईपी पास बना लें जो नकली और दिखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। पुराने फ्लॉपी डिस्क के दौर में भी कुछ ऐसा ही होता था। गेम को ये मालूम नहीं होता था कि आप हकीकत में कौन है। वो सिर्फ ये चेक करती थी कि आपके पास असल वीआईपी पास मौजूद है या नहीं, यानी सीरियल की। फिर जब पायरेट्स आए तो उन्होंने इन सीरियल की कॉपी बनाई, उन्होंने इंटरनेट पर फैला दी जिससे कोई भी इंटरनेट पर फ्री गेम खेल सकता था। इससे गेम्स बनाने वाली कंपनियों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन डेवलपर ने इन मसले के हल के लिए एक शानदार सोल्यूशन निकाला। सीरियल की फ्लिपी डिस्क पर प्रिंट करने के बजाय इन्होंने इसे मैनुअल के अंदर ही कैद छुपा दिया। इसका फायदा यह था कि जब आप गेम इंस्टॉल करते तो गेम आपसे पूछती थी कि आप फलां पेज से फलां पैराग्राफ का कोड दर्ज करें, लेकिन हैकर्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे हैकर्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। हैकर्स ने पूरा मैनुअल स्कैन किया और उसे पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर दिया, जिससे कोई भी इसे डाउनलोड करके कोई भी पेज निकाल सकता। फिर 1990 में जब सीडी रूम्स और सेफ डेस्क का दौर आया तो डेवलपर ने इसे नाकाबिल शिकस्त करार दिया। अब गेम को चलाने के लिए आपके पास असल ओरिजिनल डेस्क का ड्राइव में होना लाजमी था, लेकिन हैकर्स के लिए यह मजाक थी। हैकर ने छोटे छोटे पैचेस लिखे जो गेम को धोखा देते थे कि असल डेस्क ड्राइव में मौजूद है, चाहे ड्राइव मुकम्मल तौर पर खाली ही क्यों न हो। इसीलिए आपको याद होगा कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर दरअसल एक वर्चुअल डेस्क के तौर पर नजर आता था। इसकी वजह यह थी कि यह दरअसल एक जेली ड्राइव था जो इस सॉफ्टवेयर को यूज करके बनाया गया था। लेकिन आज के दौर में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज आपके पास डिनोवो और डीआरएम जैसे मॉन्स्टर मौजूद है। डीआरएम का मतलब है डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे नाइट क्लब के बाहर खड़ा बाउंसर जो मुसलसल ये चेक करता रहता है कि आप असल खरीदार हैं या नहीं। डीआरएम मुसलसल सर्वर को सिग्नल भेजकर आपके ओनरशिप होने की तस्दीक करता रहता है। ये एक बार चेक नहीं करता बल्कि बार बार आपके ओनरशिप की तस्दीक करता रहता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि डीआरएम को भी क्रैक किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे। किसी भी गेम को क्रैक करने से पहले हैकर उस गेम की असल फाइल हासिल करते हैं। जी हाँ, हैकर्स उस गेम को खरीदते हैं, फिर वो तमाम फाइल लोकल तौर पर डाउनलोड करते हैं। इनका पहला काम फाइल की स्ट्रक्चर को समझना होता है। एक्सपीरियंस्ड हैकर बाइनरी स्ट्रक्चर को देखकर ही समझ जाते हैं कि ये गेम डिनोवो से सेफ है या डीआरएम से। फिर वो अपने उन टूल को इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से गेम को हैक किया जाता है। आइए इन टूल को समझते हैं। सबसे पहला टूल है ओली डीबीजी। ये एक डिबगर है जो गेम के माइंड को चलते वक्त उसे देखने की इजाजत देता है। इससे हैकर कोड की हर लाइन को चलती हुए देख सकते हैं। हैकर ये बात समझते हैं कि क्या चीज किस वक्त ट्रिगर होती है, गेम क्या चेक करती है, और ये भी चेक किया जाता है कि स्टीम और एपिक गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ओनरशिप की तस्दीक कैसे की जाती है। दूसरा टूल आता है आईडीए प्रो। इससे रिवर्स इंजीनियरिंग का बाप समझा जाता है। आईडीए प्रो को समझने के लिए आपको सोर्स कोड को समझना होगा। किसी भी गेम को बनाने के लिए डेवलपर C++ या जावा जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे इंसान पढ़ सकते हैं, लेकिन गेम इस कोड के साथ जारी नहीं की जाती। इस कोड को कंपाइल करके मशीन कोड में तब्दील कर दिया जाता है। आईडीए प्रो इस मशीन कोड को दोबारा एक ऐसे स्ट्रक्चर में तब्दील करता है जिसे इंसान किसी हद तक समझ सकते हैं। फिर हैकर्स इस बात को समझते हैं कि गेम कहाँ ओनरशिप चेक करती है। इन तमाम चेक्स को हटाया जाता है। ये कदरन आसान काम होता है। असल काम डिनोवो के साथ शुरू होता है। डिनोवो सिर्फ ओनरशिप ही चेक नहीं करता बल्कि वो कोड बेस को भी सेव करते हैं। डिनोवो स्ट्रक्चर में जेली कोड शामिल करता है ताकि हैकर्स असल स्ट्रक्चर को ना समझ सके। जब गेम चलती है तो डिनोवो पूरी एग्जीक्यूटेबल को एनक्रिप्ट कर देता है और सिर्फ उसी हिस्से को डिक्रिप्ट करता है जिसे उसी वक्त उसकी जरूरत हो। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी गन फाइट में हो तो सिर्फ उसकी रिलेटेड ही कोड को डिक्रिप्ट किया जाएगा। इस दौरान डिनोवो मुसलसल डिबगर जैसे आईडीए को चेक करता रहता है। मेमोरी में छेड़छाड़, रैम में तब्दीली या इसके गिर्द में होने वाली तब्दीलियों को मुसलसल चेक करता रहता है। यहाँ तक कि डिनोवो आपके हार्डवेयर और आपके स्टीम अकाउंट का एक मुनफरिद डिजिटल फिंगरप्रिंट भी बनाता है जिससे गेम खासतौर पर आपकी मशीन के साथ कनेक्ट हो जाती है। अगर जरा से भी कोई गलती हो तो डिनोवो कोड को खराब कर देता है। गेम में अजीबोगरीब हरकतें होने लगती है। इसीलिए GTA 4 की क्रैक्ड वर्जन में भी कैमरा घूमता था या फिर गाड़ियों की स्पीड खुद ब खुद तेज हो जाती थी और इसकी वजह थी डिनोवो। लेकिन सवाल यह है कि डिनोवो को कैसे शिकस्त दी जाती है। दरअसल जब भी डिनोवो कोड का कोई छोटा सा डिक्रिप्ट करता है
تو ہیکرز اس کو میموری سے پکڑ کر کہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ ڈینوو گیم کا ایک وقت میں تھوڑا سا حصہ ڈیکرپٹ کرتا ہے۔ اس سے ہیکرز کو ہر مشن کھیلنا پڑتا ہے، ہر اینڈنگ کو مکمل کرنا پڑتا ہے اور ہر سیو فائل لوڈ کرنی پڑتی ہے۔ گیم کے ہر حصے کو کھوجنا پڑتا ہے، اس لیے کسی بھی گیم کو ہیک کرنے کے لیے ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں لگ سکتے ہیں۔ وہ تمام ڈیکرپٹ شدہ ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس تمام ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ IDF رو کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کوڈ کو صاف کیا جا سکے اور فضول فنکشن ہٹایا جا سکے۔ یہ کافی مشکل کام ہوتا ہے، اگر ایک بھی جیلی لائن لے جائے تو گیم کریش ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی کوئی ڈینیوو سے محفوظ گیم لانچ ہوتی ہے تو ہیکر کے درمیان دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ کون سب سے پہلے اس گیم کو ہیک کرے گا۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، پرائیویسی نے کئی گیم کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کریں۔